राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 55वां होने वाला है, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2005 में हुई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इसमें सड़क, सिंचाई, आवास, जलापूर्ति, अवसंरचना, पेयजल, दूरसंचार कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण के निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे सामने 15 जून 2008, जुलाई 2008, अगस्त 2008 या सितंबर 2008। तो इसका जो सही जवाब है वह है अगस्त 2008। अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। यह एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसमें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कब प्रारंभ किया गया था? वही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे सामने 15 अगस्त 2008, 20 अगस्त 2008, 21 अगस्त 2008 और 16 अगस्त 2008। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ हुआ था। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार, नए नए अवसर उपलब्ध करवाने तथा भिन्न भिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। ये कब हुआ था स्टार्ट? इसका 15 अगस्त 2008 को इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019, 2 फरवरी 2020 या 1 फरवरी 2018? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुआ था। यह एक केंद्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को कितनी राशि दी जाती है? 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 12,000 रुपए या 10,000 रुपए? तो पीएम सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए सालाना 6,000 रुपया 3 किस्तों में देती है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि दी जाती है। 6,000 रुपए दी जाते हैं, जिनमें 3 किस्तों में यह सालाना दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की थी? 26 जनवरी 2020 को, 15 अगस्त 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को या 5 अगस्त 2019 को? तो जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को, जब लाल किला में भाषण दे रहे थे 2019 में, इन्होंने की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस मिशन की लक्ष्य मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों एवं जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि की कार्य क्षमता सुनिश्चित करना है। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है हमारे सामने 55 लीटर, 50 लीटर, 6 लीटर या 20 लीटर। तो जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। इस योजना की अवधि वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप देख रहे हैं ज्योति, ग्राम ज्योति, तो इसे समझिए विद्युतीकरण से जो रिलेटेड है ही है, शहरी से है, ग्रामीण से है, संपूर्ण से है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने की एक योजना है। यह योजना नवंबर 2014 में शुरू की गई थी और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 1000 दिनों के अंदर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना था। जैसा कि क्वेश्चन में था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना चलाई गई थी और इसका टारगेट था कि 1000 दिनों में हर गांव में बिजली पहुंचा देनी है भारत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है हमारे सामने, अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2016, नवंबर 2014, दिसंबर 2014। तो इसका जो सही जवाब है, सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुई थी। 11 अक्टूबर 2014 था और इस योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है। इसके तहत वो बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने भी देखा होगा, अपने गांव के आसपास किसी गांव में किसी सांसद ने एक गांव को गोद लिया होगा उसके विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पशुधन बीमा योजना क्या है? सभी प्रकार के जानवरों की बीमा करना, सभी दुधारू पशुओं की बीमा करवाना, सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना, या उपयुक्त सभी। तो पशुधन बीमा जो है सभी प्रकार के पशुओं की जाती है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है सभी दुधारू और मांस दुधारू, दूध वाली भी और जो मांस दे रही हैं, मांस जिससे लोग खा रहे हैं जिनका मांस, सभी का बीमा करवाया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है हमारे सामने, 25 सितंबर 2014, 26 सितंबर 2014, 27 सितंबर 2014, 28 सितंबर 2014। इसका सही जवाब है वह है 25 सितंबर 2014। क्या सही जवाब है? 25 सितंबर 2014 इसका सही जवाब है। और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्रामीण भंडारण योजना के तहत गोदाम की न्यूनतम क्षमता होनी चाहिए। ग्रामीण भंडारण योजना एक चलाई गई है, तो उसमें जो भी गोदाम होगा उसका न्यूनतम क्षमता कितनी होगी? 80 टन, 100 टन, 200 टन या 500 टन। तो ग्रामीण भंडारण योजना के तहत गोदाम की न्यूनतम क्षमता 100 टन तथा अधिकतम 30,000 टन होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 100 टन, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30,000 टन होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2006 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच उनकी बस्तियों में प्रदान करते हुए सक्षमता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने यहाँ तक सब याद कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस से संबंधित है। तो ई गवर्नेंस की अवधारणा क्या है, मतलब इसका क्या है? सरकारी कार्य करने की प्रक्रियाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। ई गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, स्मार्ट शासन बनाने का तरीका है, या उपयुक्त सभी। तो आप देख रहे होंगे जितनी भी सरकारी काम में स्मार्टनेस आ सके, अच्छा हो सके ई गवर्नेंस के माध्यम से, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन देखा स्मार्ट शासन। स्मार्ट शासन में ए का अभिप्राय क्या है? तो स्मार्ट है ना, स्मार्ट एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसमें ए का क्या मतलब है? जवाबदेही, अकाउंटेबल, एडवांस, एडवाइस या अगवेदा। तो इसका ए का मतलब है, स्मार्ट में ए का मतलब है अकाउंटेबल। क्या है? अकाउंटेबल मतलब है ए का। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ स्मार्ट गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो एस फॉर क्या होता है? एस फॉर होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल। एम फॉर क्या होता है? नैतिक।
एस फॉर क्या होता है सिंपल, एम फॉर क्या होता है मोरल, मोरल मतलब नैतिक, और ए फॉर क्या होता है मैंने बताया है अकाउंटेबल, आर फॉर क्या होता है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब जवाब देने वाला, टी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, हर चीज आर पार दिखना चाहिए जो चल रहा है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ, एस से सिंपल, एम से मोरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिव, टी से ट्रांसपेरेंट। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, NEGP राष्ट्रीय ई शासन योजना में कितने लेयर शामिल हैं, 5 लेयर, 3 लेयर, 6 लेयर या 2 लेयर। तो NEGP में 3 लेयर शामिल है। NEGP का लक्ष्य उस तरीके में बदलाव और पूरी तरह से सुधार लाना है जो सरकार की सेवाएं नागरिकों को प्रदान करता है और उन्हें सुविधाजनक लागत प्रभावी तथा पारदर्शी सेवाओं की मांग पूरा करने का अधिकार है। तो NEGP में राष्ट्रीय शासन योजना में 3 लेयर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, NEGP के तहत बांटी गई संरचना है, सामान्य सेवा केंद्र CSC, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्वान, राज्य आंकड़ा केंद्र SDC या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो ऊपर के हैं हमारे सामान्य सेवा केंद्र, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, राज्य आंकड़ा केंद्र NEGP के तहत बांटी गई संरचना है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, यूजर लेयर या डिमांडिंग लेयर। तो राष्ट्रीय ई शासन योजना में डिमांडिंग लेयर शामिल नहीं है, इसमें शामिल है ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, यूजर लेयर, और डी ऑप्शन हम इसमें शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है, स्वच्छ भारत अभियान का, मिड डे मील का, अटल उन्नति मिशन का या डिजिटल इंडिया का। तो उमंग एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा ई गवर्नेंस से संबंधित सभी प्रमुख सेवाओं का एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए उमंग नामक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। तो उमंग किससे संबंधित है, तो डिजिटल इंडिया से संबंधित है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है, फिर कल के वीडियो में हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, एकल खिड़की सर्विस, ऑनलाइन पेमेंट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उमंग एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से सरकार से संपर्क बनाया जा सकता है। यह एक प्रकार से फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके पूछ बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।